काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय देश में बिहार को लेकर भी तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार चल रही है और आने वाले समय में उन्हें तमाम चुनौतियां विपक्षी दल जो हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तमाम तरह की चुनौतियां देने को वह तैयारी अपनी कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार में फोकस किया हुआ है और लगातार बिहार के वह दौरे भी कर रहे हैं और बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई देती है। और उसका जीवंत उदाहरण था पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने निकाली। उसमें जिस तरह से युवाओं ने भागीदारी की, जिस तरह से युवाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उस रैली के अंदर, उस पूरी यात्रा के अंदर, तो उसने ये तो संकेत स्पष्ट दे दिया कि बिहार में बेरोजगारी इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो आखिरकार राहुल गांधी जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, खासतौर से जाति जनगणना की बात हो या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया उसकी तमाम बातें में लगातार अपनी चुनावी भाषण में करते हैं और तमाम तरह के व्याख्यान के अंदर भी वह पूरी इस बात को, जाति जनगणना को, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। और बिहार क्योंकि एक तरह से कही जाए कि पूरी जाति आधारित पूरी जो सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, उसका बड़ा प्रमुख केंद्र बिंदु बिहार रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से पूरी कोशिश बिहार के अंदर कर रहे हैं, पूरी ताकत वह बिहार में लगा रहे हैं, तो उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे और किस तरह से चुनौती देने में कितना सफल होंगे पूरे बीजेपी जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार है उसके सामने। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे क्या लगता है आपको बिहार को लेकर जिस तरह से तमाम कवायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है, राहुल गांधी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है वह भी, जो बड़े नेता हैं वह भी लगातार बिहार के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार जाने वाले। ऐसे में बिहार की राजनीति क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो चली है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, और जो मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं उसको किस तरह से बिहार की राजनीति में उसका क्या प्रभाव आप देख पाते हैं? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि जो बैठक चल रही है, इस बैठक में अभी शायद खत्म हो चुकी है बैठक, जो अभी सूचना आ रही है बैठक खत्म हो चुकी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेता थे और कृष्णा लवरू बैठे हुए थे। इन सब को लेकर एक जो स्ट्रेटजी होती है, जो लास्ट में जाके आपने देखा होगा अक्सर चुनाव के टाइम, जब चुनाव घोषित हो जाती है उसके बाद ये लोग सीट फाइनल करते हैं और उस वक्त आपस में इतना विवाद होता है कि उस विवाद से बचने के लिए ये कवायद पहले से ही शुरू कर दी गई है। और जो तेजस्वी यादव का बयान आया है अभी, उसमें उसको बड़ा उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है कि बैठक बहुत अच्छी रही और कई मुद्दों पे चर्चा हुई। अब क्या-क्या मुद्दों पे चर्चा हुई ये तो क्षण के बाद में निकलेगा, लेकिन कुल मिला के जो नेता होता है, बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो आरजेडी के लीडर का जो उनका इस वक्त कमान संभाले हुए है, लालू से लालू को आप ये कहिए कि मार्गदर्शक मंडल में है बीजेपी के हिसाब से, और वो ही उसी की गाइडेंस पे तेजस्वी चलते हैं और कई बार अपना खुद का भी फैसला लेते हैं। तो तेजस्वी का आने से ये चीज हुई है कि जो चीजें कंक्रेटिव बात हुई है, इसमें ये नहीं होगा कि आज जो उन्होंने कहा है वो कल उसमें पलट जाए। अब बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में कांग्रेस देखिए दबाव बना चुकी है। ये जो यात्रा भी कन्हैया कुमार की निकली, इस कन्हैया कुमार की ने अपने आप को एक एस्टेब्लिश नेता बिहार का बना दिया है। भले ही वो दिल्ली से चुनाव लड़े, भले ही वो बिहार से चुनाव लड़े उसके बाद दिल्ली गए हो, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि आज की डेट में कांग्रेस का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा बिहार में है तो वो कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार से यूथ जुड़ा हुआ है। कन्हैया कुमार ने जो राहुल गांधी के निर्देश पे जो उन्होंने पलायन और बेरोजगारी और इस सबको नौकरी दो पे जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी युवाओं की कन्हैया कुमार से हुई है। और कन्हैया कुमार जैसा जो एक भाषण देने वाला और तुरंत उत्तर देने वाला जो एक आदमी होता है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा रहता है, वो और दूसरा कोई नेता आपको दिखेगा भी नहीं इधर। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि वहां पे इस वक्त जो स्थिति है, कांग्रेस कहीं से दबने के लिए तैयार नहीं है कि आप हमको जो भी
इधर उधर की हारी हुई सीटें या जहां कभी जेडीयू जीती नहीं थी वो सीटें आप कांग्रेस को दे दी और कांग्रेस उस पर लड़े। तो इन लोगों ने अपनी सीटें चिन्हित की, उस पर एक बीच का रास्ता निकलेगा। और अगर ये बिना विवाद के निकलता है तो जाहिर बात है ये कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी एक नया एक वो लिखा जाएगा, जिसे कहिए भविष्य की एक राजनीति इन्होंने तैयार की है। और हालांकि कन्हैया कुमार से तेजस्वी को खतरा है, वो भी युवा है और तेजस्वी भी युवा है, तो जाहिर बात है कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, अगर उसका जनाधार बढ़ता है तो वो उसका काटेगा। साथ में दोनों साथ में लड़ेंगे तो दोनों पार्टियों के वोट मिलेंगे, दोनों को ही मिलेंगे। भाई कांग्रेस अपनी जगह तैयारी करेगी और आरजेडी अपनी जगह। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। देखिए आज की उसमें 100% है कि तेजस्वी यादव ने जो पहले चल रहा था कि छोटे दलों पे जरूर बात होगी। छोटे दल काफी खेल बिगाड़ देते हैं, जैसा पहले भी देखा गया कि कांग्रेस तो इसकी भुक्तभोगी रही ही है, आरजेडी को तो उतना भी नहीं झेलना पड़ा है। जैसे हरियाणा में हुआ, राजस्थान में हुआ, आपने देखा, आपने दिल्ली में देखा। तो ये लगातार ऐसा होता है कि बीच में कोई ना कोई दल आता है और वो जिसे कहते हैं हम लोग ये लग्गी मार के भाग जाता है। तो जब उससे क्या होता है, मुंह के बल गिर जाती है कांग्रेस। कांग्रेस अपनी बार ये नहीं चाह रही कि हम कोई भी इस तरह का काम करें। और वहीं तेजस्वी यादव, कई ऐसे छोटे दल हैं, जैसे आप पासवान का जो उनके चाचा जी है पशुपतनाथ, पारसनाथ, क्या नाम है उनका, पारसनाथ। तो पारसनाथ जो है उनको लेके बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग में है। उन्होंने एनडीए से मना कर दिया है, पारस कल ही उन्होंने अपना घोषणा की कि हम एनडीए के साथ नहीं है। और इधर भी जो चल रहा है उसमें कई ऐसे नए दल भी आ गए जिन्होंने पहले भी, एक वीआईपी पार्टी थी मुकेश सहनी की है। इस पार्टी का जो वोट बैंक है वो बेसिकली सहनी, निषाद, मछुआरा, इन और इन्हीं के साथ अगड़ी जातियों पर भी इनका अच्छा एक पकड़ है। सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, इन सब जगहों पे वीआईपी ने 2020 में 4 सीटें जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 3 सीटों पे लड़ी लेकिन एक भी नहीं जीत पाई, वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ी थी। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वीआईपी अगर महागठबंधन के साथ लड़ती है साथ में आके, तो जाहिर बात है कि उससे आरजेडी और कांग्रेस दोनों को, भाई उनके ऐसा तो नहीं कि एक ही विधानसभा में है। अगर जिन विधानसभाओं में ये वोट है, कुछ भी है, हम कहते हैं 2% है, 1% है, जो भी वोट है अगर है, तो उससे फायदा मिलता है जब आप एकदम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। पार्टी अगर आपकी प्रॉपर तरीके से लड़ती है और उनको सीट आपको देना पड़ेगा, वो चाहे कांग्रेस दे, जिसके भी वो खेमे में जाएंगे वो उन्हीं के साथ लड़ेगी। अब दूसरी बात करते हैं, मुकेश सहनी वैसे भी अकेले खुद भी लड़ने के लिए परेशान है कि हम भी लड़ेंगे अब की बार चुनाव। और दूसरी प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि जो अभी आपने देखा होगा कि जब बिहार बीपीएससी का जो वो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, बच्चों लड़कों ने किया था, उनमें प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी अजीब सी रही थी। वो कभी बीच उससे ही चले गए, प्रदर्शन से ही उठ के चले गए। तो उनका थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन वो भी पैसे से मजबूत है। और इधर बीच वो साउथ के एक एक्टर है, उनके साथ भी उनकी पार्टी के साथ भी उनकी कंपनी का टाई अप है, वो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। विजय थलपति एक बहुत सुपरस्टार है, उसने अपनी पार्टी बनाई है जो बीजेपी के खिलाफ अक्सर वो बोलते रहते हैं। और उस पार्टी का भी बताया जा रहा है कि उसकी जो है पूरी इनके साथ मीटिंग हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया इन्होंने कि चुनाव इन्हीं के निर्देशन पे लड़ा जाएगा। अब इनका अगर आता है क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर अगर शहरी और ग्रामीण वोटों में बीजेपी को काटेगी तो जाहिर बात है आरजेडी के भी वोट काटेगी। तो ये दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें खतरा बीजेपी और आरजेडी दोनों को है। अब इसका वोट कितना काटती है तो इनको भी मैनेज करना आसान नहीं होगा, ये इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। वहीं एक और पार्टी आई है, आरसीपी सिंह है, जो पहले नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हुआ करते थे। इनका जो है वो कुर्मी और कोयरी जो कोयरी समुदाय है, इसमें करीब 8 से 10% वोट है इसके। और पार्टी का गठन इन्होंने इसी को लेके किया है। तो नीतीश की कुमार अगर ये आते हैं तो ये जेडीयू के लिए बहुत खतरा होगा। जेडीयू के लिए ज्यादा खतरा, क्योंकि कुर्मी समाज से चीफ मिनिस्टर आते हैं नीतीश कुमार। हालांकि बीजेपी इस चीज में मुतमईन है कि हमारा नुकसान कम होगा।
और एक ये भी है कि एनडीए से अलग हो गए नीतीश के एनडीए में जैसे ही उन्होंने अलग हुआ तो वोटरों को ये भुलाने की कोशिश भी करेंगे, भुलाने की, कि हमारे साथ आप आइए, और असंतोष जो है नीतीश की पार्टी में, उसको ये 100% ये पार्टी करेगी। तो ऐसे में इस पार्टी को लेके भी इंडिया गठबंधन संजीदा है कि ये हमारे साथ है। चौथी आप बात करें, ये एक आईपी गुप्ता है। ये बेसिकली बॉम्बे से बिलोंग करते हैं और इनके पास कोई वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये भी बहुत मजबूती से सामने आ रहे हैं। आईपी गुप्ता को लेके आपके नीतीश कुमार के खिलाफ जो इन्होंने बोला आईपी गुप्ता ने, ये तेजस्वी इनको साथ लाना चाहते हैं। तो देखिए, छोटे छोटे जैसे यूपी में होता है, आप लोग सब जानते हैं कि अपना दल है और आपका निषाद पार्टी है, आपका इसकी राजभर वाली पार्टी है। तो ये सब दल ऐसे हैं जो छोटे छोटे, एक जैसे कहते हैं, कुछ विधानसभाओं में इनकी संख्या बहुत ज्यादा जो असर करते हैं। अगर ये साथ ना रहे तो ये अकेले जीत नहीं सकते। बीजेपी अगर आ जाए इनके साथ तो बीजेपी की जो स्ट्राइक रेट है वो 100% हो जाता है। तो वोट बैंक की जो राजनीति है, इसमें आपको सारी, देखिए, कुछ भी कह लीजिए, जाति से ऊपर अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, और जातियों को देख के ही लोग वोट भी देते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा किसका हुआ है। तो चीजों को ये देखते हुए ये लोग चाह रहे हैं, और ये 100% बात हुई होगी कि इन लोगों को जो भी आ सके साथ में, सबका स्वागत करें। भले ही वो 6 सीट मांगे, आप उनको 3 सीट पे मनाइए, वो 3 मांगे, आप उनको 1 या 2 पे मनाइए, कि आपका जो हर बार का एक वो रहता है कि आप कभी 12 से अटक गए, कभी 20 से अटक गए, ये चीज ना होने पाए। हर चुनाव में ये रहता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी बेसी रह जाती है, और बाद में फिर जब सांप चला जाता है तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर भी चिंतित है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुश इसलिए नहीं है कि अभी कल ही सैनी ने कहा, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगला चीफ मिनिस्टर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी। ये कहना नीतीश कुमार के खेमे में, समझ लीजिए, जैसे भूचाल आ गया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने क्या रास्ता है? क्या नीतीश कुमार ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार है? मुसलमानों को लेकर उन्होंने पहले ही वक्फ कानून के साथ, उन्होंने मुसलमान उनसे अल्पसंख्यक अलग हो गए, बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा उनके खिलाफ। उनके खिलाफ पोस्टर लगे जिसमें नीतीश कुमार, एक मुसलमान टोपी पहना आदमी, उसके पीठ में खंजर भोंकते हुए उनके फोटो लग गए, पोस्टर लग गए। तो ऐसे में नीतीश कुमार को क्या समझाया बीजेपी ने कि वो अपनी जो सो कॉल्ड एक सेकुलर छवि थी उससे हट गए? क्या वो फिर वापस उसी राह पे, बीजेपी की राह में चलने के लिए तैयार रहे, जो उन्होंने अपनी पुरानी राजनीति इतिहास में उन्होंने जो नहीं किया, वो उन्होंने अब बीजेपी के साथ कर दिया? हालांकि काम बहुत मुसलमानों के लिए किया उन्होंने, लेकिन अंत में आते आते जब आप अपने जिसे कहते हैं राजनीतिक जो आपका जीवन है, उसके जब आप एकदम अंत में है कि आप इसके बाद कितने साल, 75 साल पार कर जाएंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? तो वो उस समय पे आपने मुसलमानों से आपने एक बैर ले लिया। तो ये कितना नुकसानदायक होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज, वो भले बीजेपी के साथ रहे या भले ही आरजेडी के साथ रहे, मुस्लिम नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट करता था। अब वो वोट अगर चला जाता है तो जो आंकड़े आते हैं, सीएनडीएस की जो रिपोर्ट है, उसमें करीब 10 से 12% का वोट बैंक नीतीश खींच ले जाते थे। 10-12% प्रशांत जी मायने रखता है वो। ये वोट कम होना नीतीश को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव अब की बार बिहार का होने वाला है, जो शायद पिछले 20-25 सालों में नहीं हुआ। तो ये देखना हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अब की बार नीतीश क्या करते हैं, और नीतीश के सांसद वो भी अब बीजेपी के ट्रैक पे बाहरने लगे हैं। उनको पता है चुनाव अब 2029 में होगा, सरकार अभी चली जाएगी। तो ऐसे में नीतीश अगर यहाँ हारते हैं तो उन सांसदों का क्या होगा? क्या फिर वही महाराष्ट्र वाला खेल होगा? क्या फिर वही पासवान वाला खेल होगा? ये होगा क्या? क्योंकि बीजेपी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कि जब आप अगर लल्लन सिंह से लेके सारे लोग अगर आ जाते हैं, इनके 11-12 सांसद जो हैं, उसमें से अगर 6-7-8 भी आते हैं तो इनकी कम से कम सरकार तो बची रहती है।
तो वो चीजों पे नीतीश कुमार बहुत ज्यादा इस वक्त टेंशन में है। और वो हमें लगता है, देखिए चुनाव भले ही लड़ ले, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई ऐसा बीजेपी खेल करती है तो फिर नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे, ये आप लिख लीजिए। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पूरा नीतीश कुमार की जो राजनीति है उस पर भी सवाल तो उठ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी अपनी राजनीति के द्वारा, हालांकि बीजेपी से एक बड़े लंबे समय तक उनका गठबंधन रहा है और चल रहा है भी, लेकिन उसके बावजूद भी छवि उनकी बड़ी सेकुलर वाली हमेशा रही है। अब लेकिन जो जिस तरह डेंट उस पर पड़ा है, तो नीतीश कुमार की जो राजनीति का एक तरह से कहते हैं अंतिम पड़ाव चल रहा है उनकी राजनीति की पूरी यात्रा का। तो क्या नीतीश कुमार ने उस पे सवाल या निशान जो उठे हैं, लग रहे हैं, तो मतलब जानबूझकर उन्हें सब पता है इस बात का कि उनकी जो छवि है उस पे लगातार चोट पड़ रही है, उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क आखिरकार क्यों लिया उन्होंने कि जिस तरह से बीजेपी की राजनीति में वह कहीं न कहीं अब घिरे दिखाई देते हैं पूरी तरह से। तो उनका जो आधार बैंक वोट है, समर्थक वर्ग है, उसमें भी कहीं न कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे कौन से कारण आप देख पाते हैं? देखिए, बीजेपी के जो अंदर खाने के सूत्र बताते हैं, वो जाहिर बात है नीतीश को इस बात के लिए मनाया गया, और नीतीश कुमार ने देखा भी कि 2020 में इन्होंने 11-12 मुसलमानों के 11 को शायद वोट वो दिया था, टिकट मुस्लिम्स को, उसमें से एक भी नहीं जीता। जबकि वहां पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी, तो जाहिर बात है कि वो वोट बैंक खिसका। लेकिन खिसकने का ये मतलब नहीं कि मुसलमानों ने आपको वोट ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको इस अपने ट्रैक पे ले आई कि आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हैं। देखिए, अब खुल के मुसलमान हिंदू होने लगा है। प्रधानमंत्री अम्बेडकर जयंती पे जो कार्यक्रम था सरकारी संसद की तरफ से था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, और आपके किरण रिजिजू, और कई लोग ऐसे मंत्री थे जो वहां मौजूद थे। लेकिन अमित शाह वहां नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री खुद चले गए हरियाणा, और राजस्थान गए थे, हरियाणा गए थे, कहीं जो बाहर गए थे वहां पे, शायद हरियाणा गए थे। तो अब वहां गए, वहां जाने के बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इतना मुस्लिम प्रेम दिखाती है तो क्यों नहीं अपना अध्यक्ष बना देती मुस्लिमों को, क्यों नहीं 50% टिकट दे देती मुस्लिमों को। तो आप मुस्लिमों को वैसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप तो एक भी आदमी को नहीं देते। सवाल तो बहुत उठते हैं। प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है वो सेकुलर होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आप एक जाति के प्रधानमंत्री या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम भी उसी में से आते हैं। लेकिन इस तरह के कहने दूसरी पार्टी को आप जब उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बहुत बुरी लगी है। और कई ऐसे नेता हैं जो अब इस पे खुल के आ गए हैं, और पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, वो चाहे मुर्शिदाबाद का लीजिए, चाहे आप लखनऊ का लीजिए, चाहे आप मेरठ में लीजिए, हर जगह, पूना में लीजिए, बैंगलोर में लीजिए, हर जगह, हैदराबाद में लीजिए, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध ये कर रहे हैं कि भाई जो पैसे चल रहा था वैसे अब सरकार इसको खत्म करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स है। मगर इन नंबर्स को लेके आप बताइए कि आपने अपने ही सहयोगियों, नायडू उधर अलग परेशान है। नायडू को 70%, 60-70% मुस्लिमों को वोट मिलते हैं, और जिसको भी मिलते हैं वही सरकार बनाता है, चाहे वो नायडू हो चाहे उनके विपक्ष के लोग। जब भी सरकार किसी की बनी है, नायडू सत्ता में आते हैं तो मुस्लिम उनकी तरफ आता है, जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो मुस्लिम दूसरी तरफ चला जाता है। अब अगर ये हाल हुआ तो इसमें भी कहीं ना कहीं नायडू भी फंस गए। नायडू को ये लग रहा था कि हम जो है, अभी हमारी नई नई सरकार बनी है, सरकार कौन गिराएगा, तो अभी जो खेल होना है हो जाए, बाद में देखा जाएगा। वो सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं कि हमारी कुर्सी बची रहे, और हमको सेंट्रल का जो पैसा मिलना है, जो चीजें मिलनी है, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो सब अपना पूरा करते रहे। तो इसमें बीजेपी ने बहुत बेहतरीन चाल चल के दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा, ये कह लीजिए कि अपने ही जाल में ऐसा फंसा दिया है कि अब वो ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। और इसका खामियाजा सबसे पहले बिहार में देखने को मिलेगा कि इसका असर क्या हो रहा है, और नीतीश कुमार उस खामियाजी के भुक्तभोगी होंगे। ये नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार हो, ये हमारे यहाँ रालोद है, आप तो मेरठ में ही बैठे हैं, रालोद से धड़ाधड़ इस्तीफे हुए। तो ये चीजें इन दलों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते थे, उनके साथ बड़ा एक ड्रॉबैक रहा, जो बीजेपी बेहतरीन तरीके से पार्टी वाइज अगर आप सोचिए कि उसने अपना
कानून भी बनवा लिया, उसने सब कुछ कर दिया, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स का फायदा अब आने वाले टाइम में बीजेपी को कितना मिलता है और अल्पसंख्यकों का वोट किधर जाता है, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने की। और इन लोग का हश्र क्या होता है, खासकर नीतीश कुमार का, जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। जी। जब बिहार की जो राजनीति हमेशा बड़े एकदम से रोचक भी रही है, और जिस तरह से अगर हम देखें जेडीयू में जिस तरह से इस समय ये भी देखा जा रहा है, बल्कि चर्चा भी है कि लल्लन सिंह ने तो अपनी एक अलग राह पकड़ी हुई है, इसमें बीजेपी के साथ तालमेल उनका बहुत ही घनिष्ठ है। और पार्लियामेंट में जैसे ही जो वक्फ बोर्ड पे जिस तरह चर्चा थी, उन्होंने जेडीयू की पक्ष की जगह बीजेपी के पक्ष में ज्यादा उन्होंने पूरा वक्तव्य था वो। और साथ ही पासवान परिवार, पासवान रामविलास पासवान के बड़ा स्टेक होल्डर रहे बिहार की राजनीति में। उनके पुत्र चिराग पासवान, उनके भाई पशुपति पारसनाथ, जिस तरह से ये पासवान जैसे उनकी आपस में अंतर्द्वंद लगातार कुछ वर्षों से लगातार चल रहा है। ऐसे में उनका एनडीए से अलग होना, पशुपति पासवान ने जिसे कहा है कि मैं एनडीए से अलग हूं, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम पूरी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। तो उनका जो स्टेक है वहां के अंदर, एक जो उनका वर्ग है, जो उनका समर्थक वर्ग है, उसमें अगर डिवाइड होता है वह वोटर, और साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन चिराग पासवान के पक्ष में रहा है। अगर हम बात करें नीतीश कुमार की तुलना में या दूसरी तुलना, उन्हें भी उसका समर्थन मिलता रहा है। तो ऐसे में पशुपति उनके चाचा का अलग होना एनडीए से, और मुस्लिम वोटर्स का नाराज होना चिराग पासवान के, जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया वक्फ बोर्ड पर बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को, तो ऐसे में जो खास मतलब माना तो ये जाएगा एनडीए का समर्थक वर्ग कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में तय जो रिस्क है पूरी राजनीति का, जहाँ 2-3% पे चीजें बदल जाती हैं राजनीतिक तौर पर, तो मतलब इस पूरे नुकसान की भरपाई एनडीए कैसे करेगा, और जो खतरा है चिराग पासवान को अपनी राजनीति को बचा के रखने का, क्या वह भी समझ रहे हैं चिराग पासवान इस बात को? देखिए, पासवान समाज काफी हद तक चिराग के साथ था, लेकिन चाचा भी कम नहीं थे। चाचा की भी राजनीति बड़ी खाटी रामविलास पासवान के साथी की है। तो वो भी सारे कील काटा जानते हैं कि कहां से क्या हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा। 24 लाख वोट इनको मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में। अगर पूरे पार्टी की बात करें, इसमें दोनों लोग थे, इसमें चिराग पासवान भी थे और इसमें चाचा जी भी थे इनके। तो जाहिर बात है कि 24 के 24 लाख वोट चिराग पासवान के तो थे, चिराग के तो थे नहीं। इसमें कहीं ना कहीं पशुपति जो है उनके भी वोट थे, उनके भी समर्थक रहे होंगे। तो ऐसे में ये अभी डिसाइड करना कौन कितना था। मैं अगर मान लीजिए 40% भी मानता हूं कि पशुपत नाथ सक्रिय थे, 60% वोट पासवान की लेगेसी पे मिला था, उनके रामविलास पासवान के जाने के बाद उनको मिला। तो दोनों को अगर आप जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ने में आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पशुपत नाथ नुकसान करेंगे सबसे पहले तो एनडीए का, एनडीए में चिराग पासवान का। और उसके बाद अगर कहीं से ये जैसे बात चल रही है, जैसे मैंने छोटे दलों की बात करी, अगर ये उन्होंने सीधे बोल दिया मैं एनडीए के साथ नहीं हूं, तो फिर वो किसके साथ है? आपकी सेंट्रल की राजनीति तो बीजेपी ने खत्म कर दी। अब आपकी राजनीति कहां आएगी? अब लोकसभा चुनाव तो 2029 में है। उससे पहले तो आपको अपने समर्थकों का और उन सब का कुछ तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आप लड़ते भी हैं अगर, तो इतने बड़ी जहां चिराग भी लड़ रहे हैं और जहां पे सारे लोग लड़ रहे हैं, तो वहां पे चीजें कैसे आप इसको पूरा कर लेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं बाइफरकेट करना पड़ेगा, और करके फिर आप जो निर्णय लेते हैं, तो जाहिर बात है ये निर्णय आपका आएगा इंडिया गठबंधन। जी। जी, आवाज आ रही मेरी? प्रशांत जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है, बीच में चली गई थी। जी। तो बेसिकली वही है कि मैं खत्म कर चुका हूं अपनी बात, कि ये देखना होगा कि ये वोट किधर जाता है और किसका वोट है। जी। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस ने जो सक्रियता बिहार के अंदर दिखाई है, बड़ी आक्रामक रूप से वह सक्रिय बिहार के अंदर हुए हैं। तो आखिरकार बिहार की जो जो सक्रियता कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अनेक वर्षों से हमने देखा कि एक तरह से बीजे आरजेडी की बी टीम मतलब उनके साथ में सहयोगी तौर पर काम कर रही थी, अपना कुछ जाते हुए इतनी आक्रामक रूप से या सक्रियता अपनी भूमिका नहीं निभा रही थी। अनेक वर्षों से हमने देखा कि वह लगातार आरजेडी के सहयोगी तौर पर दिखाई देते थे। लेकिन जिस तरह से फ्रंट लाइन में आने को वो बेताब दिखाई देते हैं, और लगातार आक्रामक रूप से उनकी जो एक्टिविटी है बिहार के अंदर लगातार बढ़ रही है,
और पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जिस तरह से बेरोजगारी जो युवा पीढ़ी है उसकी जो सहभागिता थी, तो अगर युवाओं की भागीदारी उस यात्रा के अंदर दिखाई थी, स्पष्ट रूप से दिखाई थी। तो युवा अगर जुड़ जाता कांग्रेस पार्टी के साथ में, उस उनके जो मैसेज है, उस संदेश के साथ जुड़ जाता अगर युवा, तो बिहार में जो राजनीति है वह कैसे प्रभावित होगी, किस स्तर तक प्रभावित होगी। बिहार में बेरोजगारी, पेपर लीक, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जो सीधा-सीधा युवाओं को जोड़ते हैं, युवाओं को सीधा एड्रेस करते हैं, वह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस उस पूरे युवा पीढ़ी को, पूरा युवा जो वर्ग है, क्या उसको जोड़ने में सफल होगी? और अगर जुड़ता है तो उसके क्या राजनीतिक मतलब संदर्भ क्या रहेगा बिहार के अंदर, क्या परिणाम आएंगे उसके? देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी शुरू से ही बहुत ज्यादा इसको लेके सक्रिय है और चिंतित है कि अब कांग्रेस उन उस तरह से चुनाव न लड़े जिस तरह से चुनाव पहले लड़ती थी। पहले आप मेहनत करिए, पहले आप लोगों से कनेक्ट करिए, अगर समय है आपके पास तो। होता क्या था, दिल्ली चुनाव में हम लोगों ने देखा राहुल गांधी क्या निकले। 26 तारीख को राहुल गांधी निकले, 3 तारीख को अगले महीने वोटिंग आपका कन्वेंसिंग खत्म थी। तो ऐसे में लास्ट मोमेंट पे आप क्या अपने समर्थकों का आप हौसला बढ़ाएंगे? हालांकि तब भी 2 लाख वोट मिले जाना पूर्व पिछले चुनाव से, लेकिन अब की बार इस स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बदल डालूंगा। त्योहार आने से पहले आप अपने घर में रंग रोगन सब करा लेते हैं, नया कर लेते हैं। ठीक वही चीजें चल रही हैं इस वक्त बिहार में। राहुल गांधी ने देखिए सबको पता होगा, सबसे पहले कृष्णा अल्लावरू को भेजा, उसके बाद कन्हैया कुमार की एंट्री होती है, उसके बाद राजेश राम पूर्व अध्यक्ष को आप बदल के नया एक को लगा देते हैं। उसके बाद जिला अध्यक्ष जो जहां पे नहीं थे, 17 या 18 जिला अध्यक्षों को आपने नए रखा और पुराने बदले भी। तो ऐसे में जो टीम होती है वो टीम वर्क इन्होंने एकदम नया कर दिया। जाहिर बात है कि राहुल गांधी के जाने से बहुत असर पड़ता है कार्यकर्ताओं में। आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की तरह तो है नहीं कि दूर से अपना सिक्योरिटी में किनारे रहे, आप बात ही ना कर पाइए। वो लोगों के भीड़ के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, और बात करने का असर ये होता है कि लोग कनेक्ट होते हैं और उनकी विचारधारा, उनकी बातचीत और उन मुद्दों को समझते हैं। मुद्दे आपका ये तो है नहीं, उन्होंने कोई इंडस्ट्री के लिए नहीं बोला है। उन्होंने कहा सबसे पहले विकास की बात हो तो विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले भी पलायन रुके। जो लोग वहां बाहर जाते हैं नौकरी करने, उनको पहले आप रोकिए, उसके बाद रोजगार दीजिए। नौकरियों में जो 3.5-4 लाख पद खाली पड़े हैं बिहार सरकार में, उन नौकरियों को भरिए आप। कॉन्ट्रेक्चुअल कब तक? देखिए बीजेपी तो जब से आई है तब से कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही काम कर रही है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करके आप कब तक इसको आप आगे मूर्ख बनाएंगे लोगों को? और इस चीज को वहां का युवा कनेक्ट कर चुका है। उसमें पप्पू यादव भी मेन है, उसमें राहुल गांधी भी मेन है, उसमें कन्हैया कुमार भी मेन है, और उसमें कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लाह वरू की जो रणनीति है वो लगातार सक्सेस की तरफ है, जिससे कहिए कि लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ लौटा है। वो भले ही 50-60 सीट पे लड़े, लेकिन अब की बात याद रखिए, ये आरजेडी उनको वो सीट नहीं देगी जो पहले पिछली बार दिया था, कि जिन सीटों पे कभी सफलता ही नहीं मिली वो कांग्रेस की झोली में डाल दी गई, और वहां पे फिर 19 सीटें वो जीत के आगे आए। ये चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है। तो फूक फूक के जो कांग्रेस कदम रख रही है, उसका उसको परिणाम भी मिल रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। तो कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो इसी तरह लड़ती है। कांग्रेस इससे पहले ऐसे नहीं लड़ रही थी ना। तो आप जिन जिन राज्यों में चुनाव आप देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग मिस कर रहे हैं, यहां पे सचिन पायलट का आना। आपको याद होगा सचिन पायलट को दिया गया था हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट का मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि जब मैं सरकार बन जाएगी तभी मैं आऊंगा, सरकार बनाने के बाद ही आऊंगा। और वहां पे उन्होंने जिताया, जिताने के बाद उनकी स्ट्रेटजी थी, और यहाँ पे सचिन पायलट पे विश्वास किया गया। तो आप समझ लीजिए, सचिन पायलट पे विश्वास अगर बिहार में किया गया है, तो अब सचिन पायलट का जो राजस्थान का एक चुनाव होगा आने वाला, उसमें सचिन पायलट की भूमिका कितनी अच्छी रहेगी। उनकी मदद मध्य प्रदेश में भी ली जाएगी, उनकी मदद राजस्थान में भी ली जा सकती है। तो आने वाले जो चुनाव होंगे, कांग्रेस उनकी भूमिका, और मुख्यमंत्री को उनको आने वाले टाइम में अब
दावेदार ना बनाना तो कांग्रेस छोड़ेगी नहीं, और 100% नए चेहरे को लेके सचिन पायलट को कहीं ना कहीं गहलोत को मुंह की खानी पड़ेगी और गहलोत के सामने खड़े रहेंगे। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बात अब सचिन पायलट की भी आपने कही और कार्यक्रम के अंत में आते हैं जो बिहार की जो लीडरशिप को देखें जिस तरह से कमान दी गई है, चाहे वो प्रभारी हो या वहाँ की लोकल लीडरशिप हो, एक तरह देखा जा रहा है उसमें युवा पीढ़ी या जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसको बनाने की भी बिहार की जो चुनाव है, वह भी बड़ा एक गेम चेंजर साबित होता है कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से। उसमें चाहे कन्हैया कुमार की बात करें या जो प्रभारी हैं कृष्णा लवरू उनकी बात करें, सचिन पायलट हैं, तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश राम, तो पूरी अगर पूरा कांग्रेस पार्टी की रणनीति को देखें तो ऐसे लोगों को कमान दी है बिहार के अंदर जो सेकंड लीडरशिप के तौर पर पहचानी जाती है और जो अपनी दमखम दिखाने का पूरा उनके अंदर एक जज्बा भी है। तो ऐसे में क्या बिहार कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी राजनीतिक या पूरा ऐसा ग्राउंड साबित होगा जहां पे अपनी सेकंड लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं और साथ ही बिहार के अंदर जो उनकी जो क्षमताएं हैं युवा नेताओं की उसके लिए भी वह पूरी एक जैसे रणभूमि वहां बिहार में तैयार हो रही है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, आप ये समझिए कि सेकंड लीडरशिप को लेके बहुत बवाल पहले भी हो चुका है, और कई राज्यों में आप देखिए जो पुराने आप 20 साल से नाम सुने आ रहे हैं, वही नाम कहीं ना कहीं कांग्रेस में आ जाते हैं चुनाव आते आते। नए नामों को आप खुद अगर कोई दर्शक हमारा बता सके कि नए नाम कौन है जो इतना चर्चित हुआ जैसे कन्हैया कुमार। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस में तकरीबन सीडब्ल्यूसी जो इनकी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसमें 68 से 70% लोग 50 के उस पार है। 35-40% ऐसे हैं, 40% नहीं, शायद 68% लोग 70 के पार वाले हैं। आप सोचिए 70 ईयर्स ओल्ड, और जो 50 के पार वाले वो करीब 15 से 20% है, और उससे कम वाले जैसे कृष्णा लवरू हो गए, सचिन पायलट हो गए, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो 50 से 70 की एक क्राइटेरिया, 70 के ऊपर और 50 के अंदर वाले। तो ये चीजें आप सेकंड लाइन फिर बनाएंगे किसको? अगर वही नाम आपके आते रहेंगे तो लोग जुड़ना बंद कर देते। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में आपके काम पे वर्क के हिसाब से, यार ठीक है, वहां संघ भी है, बीजेपी भी है, उनके अपने कई ऐसे संगठन है, तो उसमें से भी लोगों को पार्टी में लाते हैं, पार्टी से वहां भेजते हैं। तो वहां तो नए चेहरे दिखते हैं आपको, और जो तेज तर्रार होते हैं उनको आगे बढ़ाने की कवायद भी होती है। ठीक है, राजनीति है, उसमें तो कौन किसका आदमी है तो हर जगह आरोप लगता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई हो, बीजेपी हो। तो इन चीजों में कांग्रेस सबसे पीछे थी। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा था जब हम लोग बात कर रहे थे, जिसे कहते हैं बिहार को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है, और प्रयोगशाला में जो इस वक्त चल रहा है वो पॉजिटिव चल रहा है। इसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। बिहार में जो कनेक्टिविटी है, राहुल गांधी का 3 बार जाना, और अब खड़गे जा रहे हैं, खड़गे जाएंगे, एक रैली करेंगे, रैली करने के बाद संबोधन संबोधन करेंगे, और उस एरिया में कर रहे हैं जहां पे कभी बसपा का बहुत तगड़ा वोट बैंक था। वहां से वो जाहिर बात है पटना आएंगे, पटना में एक पार्टी का संगठन का विकास इस वक्त कांग्रेस को हर राज्य में चाहिए। बिहार पहले नंबर रहेगा। 5 स्टेट में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब यही रणनीति आने वाले चुनाव में भी लगाएगी और इसी लाइन पे काम करेगी, क्योंकि लाइन बहुत शानदार जा रही है। जो युवा नेतृत्व है वो बहुत शानदार हो रहा है, तो इसमें कोई रोक और टोक की कहीं बात ही नहीं होती। पप्पू यादव को लेकर भी राहुल गांधी और खड़गे, जो आरजेडी के जो एक मन में वो है, जो एक लगा है कि लोकसभा चुनाव से जो उनकी एक रार चली आ रही है कि अगर वो ना होते तो उनको कांग्रेस से भले ही उन्होंने पार्टी मिलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट तो नहीं दिया ना। और किसके दबाव में नहीं दिया? वो कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह और लालू यादव का ही एक प्रभाव था। अखिलेश सिंह के तो ऊपर सीधे आरोप लगते हैं कि लालू के राइट हैंड थे। तो जब आप अपने ही जब लोगों, इसीलिए भाई आप जब कैंडिडेट घोषित करते हैं तो स्टेट से मांगे जाते हैं नाम। आप जिसका नाम देंगे तो पहले बैठ के क्या लालू क्या डिसाइड होता था कि आप इसको यहाँ दीजिए, इसको वहां दीजिए, इसको हटा दीजिए? अगर ये हो रहा था तो जाहिर बात है तो उनका विकेट गिरना तय ही था, और विकेट गिर गया उनका। अब जो आए हैं राजेश राम, वो भी
दलित समाज से आते हैं। तो दलित राजनीति को लेकर जिस तरह के प्रयोग कर रही है कांग्रेस, उस प्रयोग का निष्कर्ष निकलेगा और दबाव भी बन रहा है आरजेडी पे। जैसे आपने पहले कहा कि बीजेपी और जेडीयू पे तो पड़ ही रहा है, सबसे बड़ा दबाव तो आरजेडी पे पड़ रहा है कि उनको अब उनकी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको उनसे अलग चुनाव लड़ नहीं सकते और उनको साथ में लेंगे तो उनकी सुननी पड़ेगी। ये सारी कवायद कांग्रेस इसीलिए कर रही है कि जब आपका दबदबा होता है तब आपकी बात सुनी जाती है। अगर आप बिल्कुल बेचारे निरीह पड़े रहेंगे तो आपको जो दे दिया गया आप उसको आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये समाज का नियम है, ये मोहल्ले का नियम है, ये राजनीति का नियम है, ये बिजनेस का नियम है कि आपके पास अगर पैसा ज्यादा है तो आपको छोटा व्यापारी आपकी सुनेगा। तो ये चीजें रहती है प्रशांत जी, और ये इसी तर्ज पे कांग्रेस चल रही है कि हम पहले अपना दबदबा बनाएंगे फिर दबाव बनाएंगे। ये दबदबे की पूरी राजनीति और दबदबे में कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दबदबे की राजनीति है और कांग्रेस भी लगातार बिहार में अपना प्रभाव लगातार बनाने की कोशिश में है और वह किसी भी तरह से अपने को हल्का जो लोग महसूस करते हैं या दूसरी राजनीतिक पार्टियों हल्का मानती हैं उसको इस बार वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खास तौर से जिस तरह से राहुल गांधी ने मेहनत किया बिहार में और जनता भी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी खास तौर से उनका जुड़ती दिखाई दे रही है और क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे वह लगातार बिहार की सड़क पर उठा रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम आएगा तो चुनाव परिणाम के पश्चात पता चलेगा। चुनाव क्योंकि नजदीक है लगातार उसकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और तमाम तरह की जो राजनीतिक कवायद है इसी परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक पार्टियां कर भी रही हैं। और आने वाले समय में क्या होगा, भविष्य की राजनीति बिहार की किस तरफ दिशा में जाएगी, क्या उसकी दशा होगी, इस पर हम लगातार चर्चा भी करते रहेंगे आगे। और मैं मुकुल जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बिहार की राजनीति पर बड़ा विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। मैं मुकुल जी का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।